नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का 25 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है नावा शेवा। ठीक है। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स, यह जो नावा शेवा बंदरगाह है इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और यह अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था ये बेसिकली मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। ठीक है ना। और यही है भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह। याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है, पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह भी है कौन सा है? तो वो है चेन्नई। ठीक है। इसका आंसर जो है चेन्नई है। फ्रेंड्स, इसे जो है मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है ना। किस पोर्ट से? मद्रास पोर्ट से। मद्रास पोर्ट, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में अगर बात की जाए तो यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा हूँ। और मुंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं अगले सवाल का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। ठीक है ना, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है, इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये है केरल राज्य में। ठीक है ना। और दोस्तों, यह एक जो है जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल में पेरियार नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर बना हुआ है। याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में ज़्यादातर किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है? तो अगर विश्व के अधिकांश पठारी भागों की बात किया जाए तो ज़्यादातर पशुपालन का व्यापार किया जाता है। ठीक है ना। किसका किया जाता है? पशुपालन का व्यापार किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। बी मतलब बुध को माना जाता है सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअली सूर्य और इसके ग्रही मंडल को मिला करके सौर मंडल बनता है। और इसमें कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है ना। सूरज के साथ ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सूरज एक ग्रह नहीं है बल्कि एक प्रकार का तारा है। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह तो आप जान गए हो, बुध है। लेकिन सबसे जो बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। ठीक। अगर बुध की बात किया जाए तो यह सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है। और बुध जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है मात्र 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, नीला ग्रह जो है वह पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों, पृथ्वी जो है जिसे विश्व के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी को विश्व के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पृथ्वी को विश्व अथवा संसार के नाम से जाना जाता है। अगर सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार हम बात करें तो पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है ना। ठीक, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। और अगर पृथ्वी की हम आकार में बात करें तो यह पांचवा बड़ा देश है, पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है ना। कौवा बड़ा ग्रह है तो पांचवा बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। तो सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है। ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। और जो गंगा होती है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। ठीक। तो बांग्लादेश में याद रहेगा ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं? जमुना के नाम से पुकारते हैं। अब हम थोड़ा सा फैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात किया जाए तो तिब्बत में मानसरोवर झील है। उसी मानसरोवर झील के
चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगर चीन में बात किया जाए तो सांगपो नदी कहते हैं, सांगपो, ठीक है ना। चीन में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। भारत में अगर बात करें, जैसे ही भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसे दिहांग नदी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है ना। और यही जब असम में प्रवेश करती है नदी, तो उसे असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही पुकारा जाता है। और जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। आगे बात करते हैं। देखिएगा, लिखा है निम्न में से कौन सा पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है? तो फ्रेंड्स वो है हिमालय पर्वत। कौन है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं जल विभाजक के बारे में। दोस्तों, जब कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा जो होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है ना। अब भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं अथवा 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इस रेखा पर वर्ष भर यानी सालों साल दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है ना। और जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात किया जाए तो पूरे पृथ्वी की तुलना में सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, सबसे कम यही काम करता है। सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, वो 6378 इसका आंसर है। 6378 एक्चुअली में 6378.20 किलोमीटर है, ठीक है ना, भूमध्य रेखा की लंबाई। याद रहेगा? ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है, कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है, नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी है ये, और ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स इसे जो है अंडर वाटर गार्डन अथवा पानी का बगीचा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ गए आप। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, तस्मानिया किस देश का अंग है? तो फ्रेंड्स तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप के रूप में है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है होबार्ट। किसकी राजधानी? तस्मानिया की, ठीक है। और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य है। याद रहेगा? वेरी गुड। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का जो दिन होता है, इसमें देखिए ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 मार्च और 25 दिसंबर। तो इसमें एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर 25 नहीं बल्कि 22 दिसंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 दिसंबर होना चाहिए, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। क्योंकि अगर पृथ्वी के विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए, इधर की बात किया जाए, तो जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है ना, 22 दिसंबर को माना जाता है। और अगर हम उत्तरी गोलार्ध में इधर बात करें तो सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और पृथ्वी पर फ्रेंड्स 22 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात जो है बराबर होता है। कब होता है? 22 सितंबर और 21 मार्च को, क्योंकि इन दो दिनों में जो सूरज की किरण होती है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा जो दोस्तों है वो है गल्फ स्ट्रीम। यह गर्म जलधारा मानी जाती है। जो कनारी है, ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर है, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम की बात अगर किया जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाला एक गर्म जलधारा है, और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जलधारा इसको माना जाता है। और जो लेब्राडोर है, तो लेब्राडोर यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड की बात किया जाए तो यह भी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली ठंडी जलधारा मानी जाती है। और कनारी भी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली ठंडी जलधारा है।
अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं जलधाराएँ जो बहती हैं, जैसे पृथ्वी है, विषुवत रेखा है। तो जब विषुवत रेखा से जल की धाराएँ ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं तो गर्म जलधाराएँ होती हैं, ठीक है ना? और यही अगर पृथ्वी के ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ अगर जलधाराएँ बढ़ने लगें, तो वो जलधाराएँ जो होती हैं वो ठंडी जलधाराएँ कही जाती हैं। समझ गया ना? अर्थात गर्म जलधाराएँ हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं और जबकि ठंडी जलधाराएँ हमेशा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती हैं। याद रहेगा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो फ्रेंड्स ये जो जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाला जो जल संधि है वो है मलक्का जल संधि। और यह अगर क्वेश्चन ये आता कि मलक्का जल संधि किन दो महासागर को जोड़ती है, तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना? और जल संधि क्या होती है दोस्तों? वास्तव में दोस्तों जो जल संधि होती है वह दो भूभाग को अलग करती है और दो सागरों अथवा महासागरों के जल को आपस में मिलाती है, वो होती है जल संधि। ये क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो उसका नाम है डेविस। क्या नाम है? डेविस जल संधि। याद रहेगा? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है महासागरों के सपाट शिखर वाले पर्वत कटक क्या कहलाते हैं? तो ये कहे जाते हैं निमग्न द्वीप या गियो। याद रहेगा? याद रखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर में एक्चुअली में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इनमें जो है जो सारगैसो सागर है, यह जो जलधाराएँ चलती हैं उनके बीच स्थित एक शांत जल है, ठीक है ना? अर्थात जलधाराओं के मध्य जो है स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सरगैसो सागर के नाम से जानते हैं। और यह बेसिकली गल्फ स्ट्रीम किनारी और उत्तरी विश्वती जलधाराओं के बीच एक शांत जल क्षेत्र है। सारगैसो की बात थोड़ा सा और कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर सारगैसो की बात किया जाए कि इसके तट पर मोटी मोटी समुद्री घास तैरती हैं, ठीक है ना? और इन घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सारगैसम कहते हैं। तो इसी सारगैसम के बिहार पर इसका नाम पड़ गया है सारगैसो सागर, ठीक है ना? याद रहेगा? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो वो है माउंट किलिमंजारो, ठीक है ना? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु किलिमंजारो है। और किलिमंजारो पर्वत की अगर बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत? मुक्त पर्वत कहा जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और यह बेसिकली जो है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया कंट्री में स्थित है, ठीक है ना? और किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु स्थित हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, बता रहा हूँ उसको। एक बार फिर से सुनिएगा। मैंने बोला किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु हैं। उनका नाम है, पहले का नाम है मावेंजी। पहले का नाम क्या है? मावेंजी। और दूसरे शंकु का नाम है सीरा। क्या नाम है? सीरा। और तीसरे का नाम है, याद रखिएगा, कीबो। क्या है? कीबो। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों। किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु हैं। पहले का नाम है मावेंजी, दूसरे का नाम है सीरा और तीसरे का नाम है कीबो, ठीक है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, ठीक है ना? समुद्र तल से। और इसे अनेक देशों में अनेक अनेक नाम से भी जाना जाता है। जैसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, अर्थात होता है इसका मतलब पर्वतों की रानी। और संस्कृत भाषा में इसे देवगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवगिरी कहते हैं। और एवरेस्ट पर्वत का जो नामकरण हुआ है बेसिकली एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो उन्हीं के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहीं पर माउंट एकांकागुआ। तो माउंट एकांकागुआ दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है? समझ गए हो आप? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का संबंध किस महासागर से है? तो इसका जो संबंध है वो है अटलांटिक महासागर से। किससे है? अटलांटिक महासागर से है, ठीक है ना? और यह भूमध्य सागर जो है यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में तथा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एग्जिस्ट करता है।
इसे रूम सागर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? रूम सागर, याद रखिएगा, रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है भूमध्य सागर। और यह भूमध्य सागर जो है बेसिकली एक जिब्राल्टर जल संधि है, उसी जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। कौन? भूमध्य सागर बेसिकली जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, और बेसिकली अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। अगली नेक्स्ट है, निम्न जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? ठीक है ना, तो ठंडी की बात कर रहा है तो यहाँ पर पेरू की जो धारा है इसको ठंडी जलधारा माना जाता है। पेरू को ही हम लोग हमबोल्ट जलधारा के नाम से भी पुकारते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में है। ठीक है ना। ब्राज़ील जलधारा की अगर बात किया जाए तो यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में है। और यहीं अगर फ्लोरिडा की बात किया जाए तो यह भी एक प्रकार की गर्म जलधारा है और यह भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर यहीं गल्फ स्ट्रीम की बात किया जाए तो ये भी एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में है। और दुनिया की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा यही है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों इसे यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जानते हैं, गल्फ स्ट्रीम को। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेंट हेलेना तथा ट्रिस्टान दा कुन्हा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है ना, तो यह स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बेसिकली दोस्तों सेंट हेलेना एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है जिनमें सेंट हेलेना और ट्रिस्टान दा कुन्हा द्वीप शामिल है। याद रहेगा, वेरी गुड। अगला सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है? तो दोस्तों ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में। ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें टोटल जो गर्तों की संख्या है टोटल 19 गर्त हैं, जिनमें अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो है प्यूर्टो रिको। ठीक है ना। अगर इसी के साथ हम लोग हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में टोटल 6 गर्त उपस्थित हैं। और इन 6 गर्तों में सबसे गहरा जो गर्त है वो है सुंडा गर्त। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त है, जो कि जावा द्वीप के समीप हिंद महासागर में स्थित है। अब थोड़ा सा हम प्रशांत महासागर के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रशांत महासागर में कितने गर्त उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो गर्तों की संख्या है टोटल 32 गर्त हैं, और जिनमें इन गर्तों अर्थात इन ट्रेंचों में सबसे गहरा गर्त जो है वो है मेरियाना गर्त। कौन सा है? तो वो है मेरियाना गर्त, अर्थात इसी को बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच, जो कि संसार का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। ठीक है ना। तो मैंने तीनों बता दिया, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश के एक किन्नौर जिला है। कौन सा जिला है? किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है सिपकिला दर्रा। दोस्तों सिपकिला दर्रा के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, चीन और भारत के बीच व्यापार अधिकतर इसी दर्रे से होता है। ठीक। और सतलज नदी जो कि भारत में इसी दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। ठीक है ना। भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा से होकर के सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है सिंधु नदी का कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और झील के निकट ही एक जलधारा चलती है, उसका नाम है, लिख दे रहा हूँ, सिनका बाब। सिनका बाब। तो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है सिनका बाब नामक जलधारा से सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और अंग्रेजी में सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आज भी हम लोगों ने विद फैक्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और ध्यान से पढ़िएगा पूरा वीडियो देखने के बाद जो भी आपको इसमें कमी लगे, अच्छा लगे, उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।